हेलो बच्चों, आज हम मेरे संग की औरतें पाठ का सार समझेंगे। संक्षेप में जानेंगे कि इस पाठ में लेखिका ने किन किन के बारे में बताया है। जैसा कि पाठ के नाम से जाहिर है, मेरे संग की औरतें, तो इस पाठ में लेखिका से जुड़ी हुई उन तमाम औरतों का जिक्र है जो जिनका उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा या जिनके व्यक्तित्व ने उनको प्रभावित किया। इस पाठ की विधा जो है वो संस्मरण है और इस पाठ में उन्होंने मुख्य रूप से अपनी नानी के व्यक्तित्व, अपनी माँ के व्यक्तित्व, अपनी परदादी और अपनी बहनों के व्यक्तित्व के साथ अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बताया है। इस संस्मरण की शुरुआत लेखिका ने अपने नानी के व्यक्तित्व के साथ की है और उन्होंने बताया है कि उनकी जो नानी की मृत्यु है उनकी माँ की शादी से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी नानी को कभी न देख पाई, न अपनी नानी से कहानियाँ सुन पाई। लेकिन नानी के बारे में जो उन्होंने कहानियाँ सुनी तो उनके व्यक्तित्व को उन्होंने खास पाया। उनके अनुसार उनकी जो नानी थी वो परंपरागत, अनपढ़ और पर्दानशी महिलाएं थीं। परंपरागत मतलब परंपराओं पर चलने वाली थी। जो रीति रिवाज उनके परिवार में बड़े बुजुर्ग उसको फॉलो करते आ रहे थे, उसको मानते आ रहे थे, उन परंपराओं को वो भी मानती थीं। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और पर्दानशी थी, मतलब वो पर्दे में रहती थी, घूंघट करके रहती थी और दूसरे मर्दों से या अपने हस्बैंड से भी वो कम बात करती थी। जब उनके नाना जी विदेश चले जाते हैं और वहाँ से वकालत की पढ़ाई करके आते हैं तो वो वहाँ के विलायती तौर तरीक़ों को भी अपना करके आते हैं। लेकिन जो नानी हैं वो उस विलायती तौर पर तरीक़ों से प्रभावित नहीं होती हैं और ना ही उनको वो अपनाती हैं। वो जैसे पहले परंपराओं का पालन करती थी वैसे ही अब भी वो अपनी परंपराओं के अनुसार ही रहती हैं, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीती हैं। और इसके साथ ही ना ही वो नाना के जीवन में दखल अंदाजी करती हैं, ना ही उन अपनी पसंद नापसंद का इजहार उनके सामने करती हैं। वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को अपने तौर तरीक़ों से जीने देती हैं और अपने जीवन को अपने तौर तरीक़ों से जीती हैं। एक तरह से देखा जाए कि वो परंपरागत थीं, वो अनपढ़ थीं और वो पर्दे में रहती थीं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें एक बार देखने को लगेगा कि वो स्वतंत्रता के महत्व को नहीं जानती थी। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, उनके पास समय नहीं है, तो वो लेखिका के नाना के सामने एक ऐसी अपनी ख्वाहिश रखती हैं जिसको जान करके लेखिका कहती हैं कि मुझे तब एहसास हुआ कि वाकई में मेरी नानी जो थी वो आज़ादी की पक्षधर थी। वो अपने पति से कहती हैं कि वो उनके दोस्त जो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिनका नाम प्यारे लाल है वो उनसे मिलना चाहती हैं। तो एकदम से सारा परिवार जो है आश्चर्य में आ जाता है कि जो औरत हमेशा पर्दे में रही, कभी किसी दूसरे आदमी से जिसने बात नहीं की, वो एकदम से मतलब उन प्यारे लाल जी से क्यों मिलना चाहती है। और वो जब उनके नाना उनकी इच्छा पूरी करते हैं और प्यारे लाल जी से मिलवाते हैं तो उनके सामने वो अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि उनकी बेटी यानी लेखिका की जो माँ है उनका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए, ना कि एक विलायती तौर तरीक़ों या जो विदेशियों के फर्माबरदार हैं ऐसे परिवार में वो अपनी बेटी का विवाह होने नहीं देना चाहती थी। ये जान करके लेखिका कहती हैं कि वाकई में मुझे लगा कि मेरी जो नानी थी वो आज़ादी की प्रबल पक्षधर थी, मतलब वो आज़ादी के मायनों को समझती थी। परंपरागत ढंग से जीना और पर्दे में रहना उनकी खुद की पसंद थी। वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीती रहीं, इसलिए लेखिका ने उन्हें आज़ादी की पक्षधर कहा है। उसके बाद लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि जो लेखिका ने कहा कि मेरी जो माँ थी वो विदेशी तौर तरीके वाले परिवार में पढ़ी थी और मेरी नानी की मृत्यु जो है बहुत जल्दी हो गई थी, कम उम्र में हो गई थी जब मेरी माँ छोटी थी।
और उनकी शादी जो है एक ऐसे परिवार में कर दी गई जो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था। तो वहाँ पर उनको खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, या सारे स्वदेशी वाले जो रूल थे उनको फॉलो करना पड़ता था, उनको मानना पड़ता था। तो उनको खादी की साड़ी नहीं पहनने आती थी, और वो शरीर से बहुत कमज़ोर और नाजुक सी थी। तो वो, क्योंकि उस परिवार में उनकी शादी हुई थी, तो वो साड़ी उनको पहनने के लिए रात रात भर जाग करके उसकी प्रैक्टिस किया करती थी, अभ्यास किया करती थी, ताकि जो है लोगों के सामने उनका मजाक ना बने। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी वो जो है उनका अपने परिवार बहुत आदर और सत्कार हुआ होता था, और कोई भी ठोस काम करने से पहले उनकी राय ली जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर थी। कोई भी उनसे कोई भारी भरकम या मेहनत वाला जो काम होता है वो करने के लिए उनसे नहीं कहता था। एक बहू होने के नाते वो परिवार के किसी भी काम को नहीं करती थी, लेकिन फिर भी परिवार में उनकी इज्जत थी, उनसे सलाह मांगी जाती थी। इसके लिए लेखिका कहती हैं कि दो कारण थे। एक तो वो ईमानदार और निष्पक्ष थी। निष्पक्ष थी मतलब वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती थी। दूसरी वजह जो थी वो लेखिका कहती हैं कि वो किसी की गोपनीय बात को अपने तक सीमित रखती थी, यानी किसी ने अगर उनको अपना सीक्रेट बता दिया तो उसे अपने तक ही रखती थी, किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। इस वजह से पूरे परिवार में उनको बड़ा ही सम्मान मिलता था। वो सत्यवादी थी, कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। और इसके बाद लेखिका बताती हैं कि वो जो है भारतीय माँ का प्रतिरूप नहीं थी, यानी आम भारतीय माँ की तरह से वो नहीं थी। जैसे घर में माएँ अपने बच्चों को पालती पोसती हैं, अपने घरों के कामों को करती हैं, पति की सेवा करती हैं, तो वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करती थी। वो किताबें पढ़ती रहती थी, किताबें पढ़ने की शौकीन थी, या फिर वो बिस्तर पर लेटे लेटे संगीत सुनती रहती थीं। तो लेखिका कहती हैं कि इस वजह से हमने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ की तरह नहीं पाया। उन्होंने कभी भी हमें ये शिक्षा नहीं दी कि हमें कैसी बहू बनना चाहिए या कैसी बेटी बनना चाहिए। इसके बाद लेखिका ने अपने परदादी का ज़िक्र किया है, और अपनी परदादी के बारे में उन्होंने बताया कि वो अपरिग्रह का पालन करने वाली महिला थी। अपरिग्रह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करने का उन्हें बिल्कुल शौक़ नहीं था। उनके पास 2 ही साड़ियाँ होती थी, और गलती से कोई अगर उन्हें साड़ी दे देता था या तीसरी साड़ी कहीं से आ जाती थी तो वो एक दान में दे देती थी। दूसरी बात उन्होंने उनके बारे में बताया कि उन्होंने जो है जितना इतने पुराने ज़माने में भी जब लड़कों की चाह रहती थी, तब उस समय में मेरी परदादी ने जो है मेरी माँ के जो है गर्भवती होने पर जो पहले बच्चे की जो मांग की थी, वो ये मांग की भगवान के पास जाके कि उनका पहला बच्चा जो है एक बेटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वो जो उन्होंने उस घटना का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा एक जो गांव का नामी चोर था उसको ईमानदार व्यक्ति बना दिया। उन्होंने बताया कि जब एक दिन घर में शादी का माहौल था और सभी लोग बारात में गए हुए थे, उस दौरान एक गांव का नामी चोर घर में घुस आया, और उसकी आहट सुनकर परदादी की नींद खुल गई, और उन्होंने उसको अपने लोटे में कुएं में से पानी भरकर लाने के लिए कहा। चोर के ये बता देने पर मैं चोर हूँ, इतने पर भी उन्होंने नानी ने उसको कुछ नहीं कहा और पानी की मांग की। और जब वो पानी लेकर आया तो उन्होंने थोड़ा पानी उसमें से पी करके उस चोर को पानी पीने के लिए दिया, और कहा कि अब हम दोनों जो है माँ बेटे हुए, अब तेरी मर्ज़ी है कि तू चाहे चोरी कर या ईमानदारी के रास्ते पर चल। और उस घटना का चोर के ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि उसने जो है चोरी का जो धंधा था वो छोड़ करके वह खेती बाड़ी करने में लग गया। अपनी परदादी के बाद लेखिका ने अपने और अपने भाई बहनों का ज़िक्र किया है, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बहन है मंजुल भगत, जो कि एक बहुत जो है ख्याति प्राप्त लेखिका हैं, और
की पिक्चर मैंने इस स्लाइड में लगाई हुई है। उनका जो घर का नाम था वो रानी था, और इनके बारे में उन्होंने थोड़ा ही लिखा है कि जो मंजुल भगत थी वो मतलब किसी तरह की ईगो या अहम उनके अंदर नहीं था। जैसे उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी शादी के बाद अपना नाम बदलकर अपने पति के नाम से मंजुल भगत कर। दूसरे नंबर पर स्वयं मृदुला गर्ग, इनका खुद का घर का नाम जो था वो उमा था। तीसरे नंबर पर इनकी बहन थी चित्रा, जिसका घर का नाम गौरी था। चौथे नंबर पर रेणु, पांचवें नंबर पर अचला, और इसके बाद इनका एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। इनमें से जो चित्रा और रेणु हैं वो लेखिका नहीं है, लेखन में वो नहीं है। बाकी अचला जो है उनकी बहन, वो अंग्रेज़ी की राइटर है, और भाई जो राजीव हैं वो हिंदी में ही लिखते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन रेणु का व्यक्तित्व बताया है और उनके बारे में बताया कि वो सामंतशाही की विरोधी थी। अब सामंतशाही क्या होती है? वो ज़मींदार या ज़मीनों के मालिक होते हैं जो किसानों या खेती बाड़ी करने वालों पर शासन करते हैं या उनके ऊपर अपने हुक्म चलाते हैं, और उनका सारा कंट्रोल उनके पास होता है। तो उन्हें जो है इसका उदाहरण देते हुए कि वो विरोधी कैसे थी, कि वो स्कूल जाने के लिए उनके पिताजी ने बस लगाई हुई थी, तो रेणु कभी भी बस में बैठ कर के स्कूल नहीं जाती थी, वो पैदल ही स्कूल जाती थी और वापस भी पैदल ही घर आती थी। जबकि उनकी बहन, छोटी बहन अचला थी, वो बस में बैठ कर के जाती थी। तो क्योंकि उन्हें लगता था कि बस में बैठकर जाना एक जो है सामंतशाही का प्रतीक है, क्योंकि मैं खुद पैदल चल के जा सकती हूँ, तो मैं किसी भी ऐसे ऐशो आराम वाले साधन को काम में क्यों लूँ। दूसरा, उन्हें स्कूल जाने से भी परहेज़ था, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी। जब बीए करने की बारी आई तो उन्होंने एग्ज़ाम देने से भी, इम्तिहान देने से भी मना कर दिया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे आप कोई ऐसा कारण बताइए कि मुझे बीए क्यों करनी चाहिए, तो मैं बीए कर लूँगी। उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जगह तुम्हारी शादी हो जाएगी, या लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे। लेकिन उन्हें ये एक भी तर्क जो है ठीक नहीं लगा। फिर उनके पिताजी ने उनसे कहा कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें बीए करनी है। तो उनके कहने पर उन्होंने बीए के एग्ज़ाम दिए और पास होने लायक नंबर ही वो लाई। इसके साथ ही वे एक लेखिका ने एक घटना का ज़िक्र किया है जिसमें पता लगता है कि वे बेहद ज़िद्दी थीं। एक बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर काफ़ी पानी भर गया और ऐसे में सारे सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए। तो उनके घर में सबने कहा कि आज विद्यालय भी बंद है, लेकिन उन्होंने किसी की बात को नहीं माना। वो खुद ऐसे बारिश में पैदल स्कूल तक गईं और गेट पर लॉक देख कर के, ताला देख कर के वापस आई कि वाकई विद्यालय बंद है, यानी वो अपनी ज़िद की पक्की थी। इसके बाद लेखिका ने अपनी 4th नंबर की जो बहन है चित्रा, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उनके बारे में लेखिका ने लिखा है कि चित्रा जो है खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी लेती थी। मतलब उनके जो सहपाठी थे वो उनको समझाने में लगी रहती थी, उनको पढ़ाने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था, और इसकी वजह से जो उनके शागिर्द थे, उनसे जो पढ़ने वाले थे, उन बच्चों के नंबर ज़्यादा आ जाते थे और चित्रा के खुद के नंबर कम रह जाते थे। दूसरे उनके बारे में बताया कि वो जो ठान लेती थी वो करके रहती थी। जैसे उन्होंने ठान लिया था कि उन्होंने एक लड़के को देखा और पसंद किया और उन्होंने कहा कि मैं इसी से शादी करूंगी। लेखिका बताती हैं कि खुद उस लड़के को नहीं पता था कि उन्हें चित्रा जो है वो पसंद करती है, और उन्होंने जाकर के उस लड़के को भी बोल दिया कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और आखिर में हुआ भी वही कि उनकी उसी लड़के से शादी हुई जिसको उन्होंने पसंद किया था। इस तरह से वो जो बात सोच लेती थी उसको पूरा करके ही मानती थी। इसके बाद उन्होंने अपनी जो सबसे छोटी बहन है अचला, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है, और उनके बारे में बताते हुए वो लिखती हैं कि जैसे वो ही एक ऐसी बहन थी जो मतलब अपने पिताजी के कहे पर रहती थी या लीक पर चलने वाली थी। जैसे उन्होंने अपने पिताजी
का कहा मानकर जो है अर्थशास्त्र लिया। फिर उन्होंने पत्रकारिता में जो है दाखिला ले लिया, प्रवेश ले लिया और ढंग से पढ़ाई की। पिताजी की पसंद के अनुसार उन्होंने शादी की, लेकिन शादी के बाद जो है उनका घर बार में ज़्यादा मन नहीं लगा और वो 30 बरस होने के बाद, 30 साल की उम्र होने के बाद वो जो है लिखने लग गईं और अचला जो है वो अंग्रेज़ी भाषा में लिखती थीं। इसके बाद हम लेखिका मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने पहले एक घटना का जिक्र किया है जिसमें वो छोटी थीं और तब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त वो टाइफाइड से पीड़ित थी। मतलब उन्हें बुखार था, टाइफाइड था और उस वक्त टाइफाइड जो है एक जानलेवा बीमारी माना जाता था। तो उनके पिताजी के एक दोस्त थे, डॉक्टर दोस्त थे, जिन्होंने इनको सख्त हिदायत दी कि वो उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम में, उस उत्सव में शामिल नहीं हो सकती हैं। तो ये काफ़ी रोईं क्योंकि ये जाना चाहती थी। तब इनके पिताजी ने इन्हें एक नॉवल, एक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया जो था ब्रदर्स कारामज़ोव। वो लेखिका लिखती हैं कि एक तो मैं उस वक्त छोटी थी तो मुझे समझ नहीं आया कि पिताजी ने मुझे ये नॉवल या उपन्यास पढ़ने को क्यों दिया। दूसरा, जब कहती हैं कि मैं किताब पढ़ने की शौकीन थी, मुझे मिराक था एक तरह से। मिराक मतलब एक तरह की मानसिक बीमारी होती है, एक जुनून होता है। तो वो उसको पढ़ने की, वो किताबों को पढ़ने का एक तरह से उनको एक मानसिक रोग था, मेंटल डिजीज़ थी। तो वो उन्होंने उस किताब को पूरा पढ़ डाला और उन्होंने, वो कहती हैं कि उस वक्त मुझे वो इतना कुछ समझ नहीं आया क्योंकि नॉवल में बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो मुझे उनमें से जो वो कहानियाँ सारी मेरी मिक्स हो गई, लेकिन उनमें से मुझे एक जो चैप्टर है, एक जो पार्ट है, एक जो हिस्सा है उस उपन्यास का, वो मुझे आज तक याद है, जिसमें जो है बच्चों पर होने वाले अत्याचार या अनाचार के बारे में बताया गया था। और उसका मेरे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि आगे जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो जो है, जो मैंने वो चैप्टर जो मुझे याद था, उसका असर मेरे लेखन पर भी आया। इसके बाद लेखिका ने बताया कि शादी के बाद जो है उनके पति की जो पोस्टिंग थी वो एक बिहार के एक बहुत छोटे से कस्बे में हुई जिसका नाम था डालमिया नगर। जो ये कस्बा था डालमिया नगर, वहाँ पर इतना पिछड़ापन था कि अगर सिनेमा देखने, अगर मूवी देखने के लिए अगर हस्बैंड वाइफ भी जाते थे तो वहाँ पर उनके बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब औरतें एक तरफ बैठती थीं और आदमी एक तरफ। तो ऐसी जगह पर जा कर के उन्होंने जो है लोगों में जो है वहाँ के, क्योंकि लेखिका को खुद को नाटकों में का अभिनय करने का जो है उनको शौक़ था, तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के लोगों को जागरूक किया और एक साल भर में उन लोगों ने वहाँ के लोगों में इतना बदलाव ला दिया कि वहाँ की जो शादीशुदा औरतें थीं वो दूसरे मर्दों के साथ भी नाटक करने के लिए तैयार हो गईं। और उन्होंने मिल कर के वहाँ पर 4 साल तक बहुत से नाटक किए और उससे जो पैसा जमा किया वो उन्होंने अकाल राहत कोष के लिए जो है उस पैसे को इकट्ठा करके दे दिया। अकाल राहत कोष यानी अकाल से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए वो एक कोष बनाया जाता है, उसमें उन्होंने उस पैसे को जमा करवाया। यहाँ से फिर लेखिका के जो पति हैं उनका जो तबादला था, ट्रांसफ़र था, वो कर्नाटक के एक बहुत ही छोटे कस्बे बागलकोट में हो गया। लेखिका बताती हैं कि तब तक उनके जो है 2 बच्चे हो चुके थे और वो जो है स्कूल जाने लायक उम्र पर जो है पहुंच रहे थे, लेकिन वो इतना छोटा कस्बा था कि वहाँ पर कोई भी ढंग का स्कूल नहीं था। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत की और वहाँ के पास के जो कैथोलिक बिशप से जो है उन्होंने दरख्वास्त की, उनसे प्रार्थना की। कैथोलिक बिशप क्या होते हैं, जो चर्च के धर्म गुरु होते हैं, उनसे बात की कि वहाँ पर जो है, क्योंकि उस समय मिशनरी स्कूल चलते थे, तो उनसे कहा गया कि वो यहाँ पर जो है सीमेंट कारखाने की जो है आर्थिक मदद लेकर के यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। तो उन्होंने पहले तो कहा कि यहाँ पर जो है क्रिश्चियन जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ पर वो स्कूल नहीं खोल सकते। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि
जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा पाने का अधिकार है, वो भी बहुत लायक है और इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ स्कूल खोल दूँगा, लेकिन आप मुझे इस बात का विश्वास दिलाओ कि वो स्कूल जो है आगे 100 वर्षों तक चलता रहेगा। इस बात पर लेखिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चले। और वो बिशप कहते हैं कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। ये बात लेखिका को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहती हैं कि मेरे किसी के आगे सिर झुकाने की जो है आदत नहीं थी। तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला जो है एक स्कूल वहाँ अपने प्रयासों से खोला और उन्होंने जो है बाद में जाकर के उस स्कूल को जो है कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। और लेखिका आगे बताती हैं कि बाद में इस स्कूल से पढ़े हुए बहुत से बच्चे जो है बहुत ही ख्याति प्राप्त स्कूलों में आगे उनको एडमिशन मिला। तो ये था लेखिका का व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी हुई जो बाकी स्त्रियां थीं उनका व्यक्तित्व।